हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद वसीम। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारे सी एस एस की सीरीज़ चल रही है और ये हमारे सी एस एस की सीरीज़ का थर्ड पार्ट है। उससे पहले हम काफ़ी सारी चीज़ें देख चुके हैं। अगर आपने हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट वॉच नहीं किया है सी एस एस की सीरीज़ का, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को चेकआउट कर सकते हैं और ऊपर आई बटन में भी आप चेक कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में गाइस हम कवर करने वाले हैं सी एस एस की प्रॉपर्टीज़ को, जो कि हैं हमारे पास होती हैं। हम डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ को कवर करने वाले हैं, पोजीशन प्रॉपर्टीज़ को कवर करने वाले हैं, जेड इंडेक्स को कवर करने वाले हैं और रिलेटिव जो यूनिट्स होती है हमारे पास सी एच एस में, उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो बने रहिए वीडियो में और लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले हम देखने वाले हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी को। तो ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होती है इन सी एस एस? तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या करती है, किसी भी ब्लॉक को, किसी भी एलिमेंट के सी एस एस को, या तो उसकी प्रॉपर्टी को हम इनलाइन सेट कर सकते हैं, ब्लॉक सेट कर सकते हैं, इनलाइन ब्लॉक सेट कर सकते हैं या नन सेट कर सकते हैं। अगर हम इनलाइन सेट करते हैं तो किसी भी ब्लॉक एलिमेंट को, लाइक डिव को, हम इनलाइन बना सकते हैं और ये उतना ही स्पेस लेगा डिव जितने की इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ब्लॉक यूज़ करते हैं तो हम इनलाइन एलिमेंट्स को भी ब्लॉक बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक बटन को लें, बटन एक इनलाइन एलिमेंट है, या फिर हम एंकर टैग को लें, उसको भी हम ब्लॉक टैग बना सकते हैं। इनलाइन ब्लॉक क्या है? ये इनलाइन की तरह सिमिलर होता है, बट इसमें मार्जिन और पैडिंग सेट कर सकते हैं, जो कि इसमें पॉसिबल नहीं है आपका। नन क्या करता है? नन के थ्रू हम नन क्या करते हैं, टू रिमूव एलिमेंट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट फ्लो। इसके थ्रू हम एलिमेंट्स को हाइड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में से। ठीक है, तो इसके थ्रू हम डॉक्यूमेंट को हाइड कर सकते हैं। तो मैंने अपना वी एस कोड ओपन कर लिया है और वी एस कोड में हम वी एस कोड में वही वाला अपना प्रोजेक्ट खोल लेंगे जो हम पहले यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पे जाना है ओपन फोल्डर, जो अभी हम अपने सीएसएस का प्रोजेक्ट हमने पहले की वीडियो में क्रिएट किया था ऑलरेडी, तो हम इसी को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड, तो इसी को मैं ओपन कर लेता हूँ, सीएसएस वाले प्रोजेक्ट को। ये हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अंदर मैंने दो फाइल बनाई हुई है, index.html और style.css। तो अभी हमारे style.css एम्प्टी है, कुछ भी नहीं लिखा है, और index.html भी हमारी एम्प्टी है। इसके अंदर सिर्फ मैंने style.css को ऐड किया हुआ है। ठीक है, चलते हैं। तो उससे पहले, सबसे पहले यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं 3 div, और यहाँ पर मैं उसके क्लास देना चाहूँगा box1 div.box1। इसी तरीके से मैं दो और डिव क्रिएट करके कर लेता हूँ यहाँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपनी इस प्रॉपर्टी को देखने वाले हैं, इनलाइन को। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर अपनी सी एस एस में और इनको हम देते हैं कलर्स डिप को। तो यहाँ पर देता हूँ मैं मेरे जिप सारे के सारे जो डिप की जो हाइट विड्थ है, मैं करना चाहता हूँ उसको 200 पिक्सल और विथ भी 200 पिक्सल। ठीक है, और जो मेरा बॉक्स वन है उसको मैं हाइट दे रहा हूँ, उसको मैं कलर दे रहा हूँ रेड, और जो मेरा बॉक्स टू है उसको कलर देना चाहता हूँ मैं, उसका जो बैकग्राउंड कलर रहेगा वो यहाँ पर रहेगा, बैकग्राउंड कलर रहने वाला है यहाँ पे ग्रीन, और जो मेरा बॉक्स थ्री है उसका जो कलर रहेगा वो यहाँ पर रहेगा ब्लू। ठीक है, और कॉपी करते हैं इसके पाथ को, अपनी फाइल के पाथ को कॉपी पाथ, और चलते हैं अपने ब्राउज़र पर, यहाँ करते हैं हम पेस्ट। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पर बॉर्डर कलर हो गया, तो यहाँ पर हम करते हैं बैकग्राउंड कलर।
अभी ये सारे जो हमारे इनलाइन एलिमेंट है जो यहाँ पे पूरी की पूरी विड्थ को कवर कर रहे हैं। अभी हम चलते हैं इनके बीच में कुछ पैडिंग देते हैं। हम पैडिंग दे देते हैं राइट 25 पिक्सल्स। मार्जिन पैडिंग की जगह देते हैं मार्जिन, चाहिए मेरे को स्पेस चाहिए ना इनके बीच में, तो हम दे देते हैं मार्जिन इनको 25 पिक्सल। ठीक है। अब जैसे ही वहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी यहाँ पर मैं इनलाइन कर दूंगा तो सारे के सारे डिप एक ही लाइन में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखेंगे हम डिस्प्ले इनलाइन, तो सारी की सारी प्रॉपर्टी में सब सारे डिप में अप्लाई कर दूंगा। और एक ऐसे भी कर सकते हैं, एक सेकंड, हम इसको मार्जिन को यहाँ पे कमेंट कर देंगे। ये हम एक काम करते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी हम इस वाले डिप को दे देते हैं, जिससे कि तीनों डिप पे हमारी अप्लाई हो जाएगी डिस्प्ले इनलाइन। ठीक है। तो ये हमें लगानी है डिस्प्ले प्रॉपर्टी, जब भी यूज़ करते हैं इसको हम लगाते हैं टॉप पर। ये हमने टॉप पर लगा दी। डिस्प्ले जो प्रॉपर्टी है ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं डिस्प्ले इनलाइन। ठीक है। और अब हम चलते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी डिव नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं वो क्यों नहीं आ रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने इनको फिक्स करने के लिए सारे बॉक्सेस में कंटेंट डाल दिया है। यहाँ पे मैंने इसको दिया बॉक्स 1, यहाँ दिया बॉक्स 2 और नीचे दिया है बॉक्स 3। तो अब आप देखेंगे अगर हम डिस्प्ले इनलाइन करते हैं तो ये आता है, ये मैं सीधे दिखा देता हूँ। डिस्प्ले इनलाइन करते हैं इसमें मार्जिन अप्लाई नहीं होता, पैडिंग भी अप्लाई नहीं होती है। तो अगर हम चाहते हैं कि डिस्प्ले के साथ मार्जिन भी अप्लाई करना है तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है इनलाइन ब्लॉक। ठीक है गाइस, तो ये इस तरीके से वर्क करती है इनलाइन ब्लॉक। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे ये मार्जिन भी आने लगा और ये बॉक्स में भी स्पेस आने लगा इस तरीके से। अब हम देखते हैं कि एक ब्लॉक एलिमेंट को हम एक ब्लॉक एलिमेंट को हमने इनलाइन बनाया है, अब एक इनलाइन एलिमेंट को हम ब्लॉक एलिमेंट बनाते हैं। मैं यहाँ पर एक बटन लेता हूँ, एक बटन लेते हैं वो हमारा इनलाइन एलिमेंट है। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ एक बटन सबमिट बटन के नाम से। तो अभी अगर देखेंगे यहाँ पर ये बटन यहाँ पर ही आ रहा है, और मैं यहाँ पर जाता हूँ CSS में और इसको मैं सेट कर देता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक, और बैकग्राउंड कर देता हूँ मैं इसका हॉट पिंक। अब देखेंगे आप जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा ये एक ब्लॉक एलिमेंट बन चुका है। और इसको हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, इसको देखिए। जब मैं इस पर होवर करूँगा बटन पर, ये देख सकते हैं कि ये कि पूरा का पूरा ब्लॉक एलिमेंट बन गया है। डिस्प्ले हमने ब्लॉक कर दिया है। तो ये अगर इसके बाद में कोई और एलिमेंट लूँगा, यहाँ पर एग्जांपल अगर हम एक और सबमिट बटन लेंगे तो वो उसके नीचे आ रहा है क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट बन चुका है। और ब्लॉक एलिमेंट को आपको वेरीफाई करना है। अगर मैं यहाँ से इसको ब्लॉक को कमेंट कर दूँ डिस्प्ले ब्लॉक और मैं इसको रिफ्रेश मारूंगा तो देख सकते हैं दोनों इनलाइन आ गए हमारे और दोनों एक साथ आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट को एक इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टीज। अब हम देखने वाले हैं
ये ब्लॉक प्रॉपर्टी भी देख ली और ये भी देख ली। अब हम देखने वाले हैं डिस्प्ले नन। वो प्रॉपर्टी क्या करती है, फॉर एग्जांपल मुझे कोई डॉम में से कोई भी डिप को यहाँ से मुझे हटाना है, यहाँ से अगर मैं इसको डिस्प्ले नन सेट कर दूंगा तो ये ग्रीन वाला जो बॉक्स है हमारा गायब हो जाएगा। और मैं ये बटन्स को हटा लेता हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं बॉक्स 2 में आऊँगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा इसकी डिस्प्ले जो है हमारी है नन। जैसे ही मैं नन सेट करूँगा तो आप देखेंगे तो ग्रीन वाला बॉक्स हमारा गायब हो गया। और मैं बॉडी पे जाऊँगा, वो यहाँ तो रहेगा बट वो यहाँ से गायब हो जाएगा क्योंकि उसकी डिस्प्ले हमने क्या कर रखी है नन। यहाँ पर देख सकते हैं डिस्प्ले नन है, जैसे मैं इसको अनचेक करूँगा वापस आ जाएगा। इस तरीके से हम हाइड कर सकते हैं। डिस्प्ले नन में क्या करते हैं कि उस एलिमेंट को गायब कर देगा और उस एलिमेंट के लिए इस स्पेस जो है ऑक्यूपाइड करके नहीं रखेगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रॉपर्टी की तरफ जो है विजिबिलिटी हिडन। विजिबिलिटी हिडन में पहले एक डिफरेंस होता है वो हम पढ़ लेते हैं। विजिबिलिटी हिडन क्या होती है, तो व्हेन विजिबिलिटी इज सेट टू नन स्पेस ऑफ द एलिमेंट इज रिजर्व बट फॉर डिस्प्ले सेट टू नन नो स्पेस इज रिजर्व फॉर और ब्लॉक फॉर द एलिमेंट। तो बट इसमें विजिबिलिटी हिडन में ये डिफरेंस है कि ये ब्लॉक करके रखेगी स्पेस, वो ब्लॉक करके नहीं रखता है डिस्प्ले नन। अगर मैं इसकी जगह बॉक्स 2 को विजिबिलिटी हिडन दूँ, अगर मैं यहाँ पे विजिबिलिटी यहाँ पर देना पड़ेगा हमें विजिबिलिटी हिडन, ठीक है। अगर हम यहाँ पे विजिबिलिटी हिडन देंगे इसको, जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे मेरे पास जो एम्प्टी स्पेस आ रहा है, एलिमेंट तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, वो ब्लर हो चुका है। इतना ब्लर हो चुका है कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा बट एक्चुअल में वो स्पेस ऑक्यूपाई करके रख रहा है। तो ये हमारा डिफरेंस होता है विजिबिलिटी हिडन और डिस्प्ले नन में। कई बार ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले। अब हमारे पास है यूनिट्स इन सी एस एस रिलेटिव। हमने पहले एब्सोल्यूट यूनिट देख चुके हैं, अब हम बात करने वाले हैं रिलेटिव्स की। तो हमारे पास ये एम है, आर ई एम है, वी एच है, वी डब्ल्यू है, परसेंटेज है। सबसे पहले परसेंटेज को देखेंगे क्या होता है। इज इट इज़ ऑफ्टन यूज टू डिफाइन ए साइज एज रिलेटिव टू एन एलिमेंट पेरेंट ऑब्जेक्ट। इसका कहने का क्या मतलब है, चलो इसको देखते हैं। और इस तरीके से ये इसका सिंटैक्स होता है, परसेंटेज में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मेरे पास ये एक रेड कलर का डिव है, मेरे पास रेड कलर का डिव है और मैं इसको यहाँ पर देना चाहता हूँ चाइल्ड बॉक्स, ठीक है। और मैं इसकी क्लास दे देता हूँ इसको चाइल्ड बॉक्स। अब मैं सारी चीज़ें यहाँ से हटा देता हूँ इसमें और सारी चीज़ें मैं बॉक्स 1 में डाल देता हूँ, ठीक है। ठीक है, बॉक्स 1 में डाल देते हैं हम सारी चीज़ें यहाँ पर, इस वाले बॉक्स 1 में हम, और यहाँ से सारी चीज़ें हम हटा देंगे, ठीक है गाइस। तो अब हम इसको भी हटा देते हैं, इसको भी मैंने हटा दिया। और जो हमारा चाइल्ड बॉक्स है उसको हम कलर देते हैं चाइल्ड बॉक्स डॉट चाइल्ड बॉक्स है। और इसमें से मार्जिन भी हटा देते हैं अभी हम, विजिबिलिटी हिडन भी हटा देते हैं। अब हम चलते हैं, अभी हमारा लुक एंड फील देखते हैं कैसा आ रहा है। तो अभी ये इस तरीके से आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी जो हाइट हो ना, वो अगर मैं यहाँ पर 30% पास कर दूंगा या 50% पास कर दूंगा मैं इसकी हाइट, इसकी 50% ये ले लेगा जो इसकी होती है बाय डिफ़ॉल्ट।
इसकी 200 पिक्सल हाइट थी रेड वाले डिप की हमारी, और 50% इसने ले ली। तो ये हमारे डायनेमिकली यूनिट्स होते हैं, ये डायनेमिक यूनिट्स, रिलेटिव यूनिट जो होते हैं हमारे डायनेमिक होते हैं, डायनेमिकली ऑक्यूपाई करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से इसको 500 कर दूंगा तब भी ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए 500 का हाफ कितना हुआ, 240 पिक्सल्स, 240 पिक्सल्स हुआ, सॉरी 250 पिक्सल हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 250 पिक्सल इसने ऑटोमेटिकली हाइट को कैप्चर कर लिया। तो इस तरीके से ये डायनामिकली वर्क करते हैं। ये जो हमारे यूनिट्स होते हैं रिलेटिव डायनामिकली वर्क करते हैं, डायनामिक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। जब हम किसी लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वाले विड्थ को और इसकी विड्थ को अगर मैं 100% कर दूं, मुझे पूरे को कवर करना है, 100% कर दिया, देख सकते हैं ये हमारा ऐसे आ रहा है। बट अब भी देख सकते हैं कि आप यहाँ पे कुछ कंटेंट में से खुद थोड़ा थोड़ा स्पेस आ रहा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इस चीज़ को हम कैसे डिजेबल करते हैं CSS में, उसके लिए हम लगाते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर, और यूनिवर्सल सेलेक्टर में दे देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मार्जिन होता है ब्राउज़र का, तो उसको हम डिजेबल कर सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं हम पैडिंग 0, और यहाँ पे लिखेंगे हम मार्जिन भी 0। जैसे हम ये लिख देंगे तो ये हमारे पूरा का पूरा विड्थ लेगा, देख सकते हैं इस तरीके से। और फुल ब्राउज़र की अगर हमें हाइट चाहिए, और इस तरीके से वर्क करता है। अगर मुझे हाइट भी लेनी है तो मैं यहाँ पे हाइट परसेंट में ऐसे लिख सकते हैं, 100% लेंगे तो पूरा के पूरे ब्राउज़र को ही कवर कर लेगा, ब्राउज़र की हाइट को। एक सेकेंड, इस तरीके से। इसके लिए हमें देना होगा 100%। तो गाइस यहाँ पर मुझे देना होगा, यहाँ पर हाइट में परसेंट की जगह यहाँ देना होता है VH। तो ये पूरी हमारी हाइट ले लेगा, तो उसको VH को भी हम देखने वाले हैं अभी आगे आने में, अभी वीडियो के आगे। अब हमारी होती है M। तो M प्रॉपर्टी क्या होती है, रिलेटेड टू द फॉन्ट साइज ऑफ द पेरेंट एलिमेंट। जो भी हमारे पेरेंट एलिमेंट का फॉन्ट साइज होता है उसके अकॉर्डिंग रिलेटिव वर्क करती है, रिलेटिव यूनिट M जो है ये वर्क करती है। तो इसको हम देख सकते हैं, इसको हम देखते हैं। तो जैसे मेरे पास ये है, इसकी हाइट में अभी कर देता हूँ 200 पिक्सल। तो यहाँ पर मैं इसका कर देता हूँ 200 पिक्सल। इसको मैं दे देता हूँ अभी के लिए, मैं 100 कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर जो फॉन्ट साइज है वो रखता हूँ मैं, फॉन्ट साइज 10 पिक्सल, ठीक है। और ये हमारा जो है पेरेंट बॉक्स है। और मुझे EM यूज़ करना है, तो इसका मैं जो भी साइज रखूँगा, फॉन्ट साइज 1 EM रख दूंगा। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होगा, 10। तो 10 पिक्सल ऑटोमेटिकली यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अभी, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये यहाँ पर इस तरीके से 10-10 दोनों को मिल गया। इसको हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, यहाँ पर हम 20 पिक्सल कर लेते हैं, 10 पिक्सल ज़्यादा ही छोटा हो गया। दोनों को सेम, जो भी फॉन्ट साइज हम पेरेंट में पास करेंगे ये उसको मैच कर लेता है EM, ठीक है। देख सकते हैं आप फॉन्ट साइज यहाँ पे 20 पिक्सल मिल रहा है, इसमें भी इसमें भी। और मान के चलिए कि अगर मुझे इसको 40 पिक्सल करना है तो मुझे यहाँ पर ऐसा लिखने की नीड नहीं है कि 40 पिक्सल यहाँ पे लिखूँ। यहाँ पे अगर मैं लिख दूंगा 2 EM, तो ये 20 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा, 40 पिक्सल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर मैं इसको ओवर करूँगा देख सकते हैं 40 पिक्सल। और पेरेंट की जो है पेरेंट का फॉन्ट मल्टीप्लाई बाय
चाइल्ड, इस तरीके से वर्क करता है ये। जो भी फॉन्ट साइज में हमारे यहाँ पे डिफाइंड होगा उसकी मल्टीप्लाई इस नंबर से ये कर देगा m। अब विद के केस में कैसे करेगा ये, अब हम विद के केस में em को यूज़ करते हैं। विद के केस में डिफरेंटली बिहेवियर होता है इसका। विद के केस में क्या करता है ये, अगर मुझे यहाँ पर जैसे मान के चलिए 100 पिक्सल विद लेनी है, तो मैं अगर यहाँ पर लिखूँगा 2m, इसको मैं 1 कर देता हूँ, यहाँ पर 20 पिक्सल विद हो जाएगी इसकी। देखो यहाँ पे 40 पिक्सल, क्योंकि हमारा जो फॉन्ट साइज है 1 है और 1 की वैल्यू क्या है 20 पिक्सल। 20 ये इसको मल्टीप्लाई करेगा 2 इंटू 1, ये भी हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आ रही है हमारी, वो यहाँ आ रही है हमारी। मैं कमेंट ऐड करता हूँ यहाँ पे समझाने के लिए। वो यहाँ आ रही है हमारी 10 पिक्सल, और यहाँ पर जो हो जाएगी हमारी 10 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 20 पिक्सल, और यहाँ पर हमने 2 दे रखा है तो यहाँ पर 20 हो जाएगी। इस तरीके से ये वर्क कर रही है, इसकी जो विद है। ठीक है, इसके फ़ॉन्ट साइज का डबल हो जाएगा ये। और यहाँ पर आ रहा है हमारा, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर आ रहे हैं हमारे 20 पिक्सल, और 20 इंटू 2 यहाँ पर 40 हो जाएगा। ये यहाँ पर 20 है, ये em जब पास करेंगे तो पेरेंट का फ़ॉन्ट साइज यहाँ आ जाएगा 20, और 20 इंटू 2 क्या हो जाएगा इक्वल टू 20। तो इस तरीके से वर्क करता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसलिए यहाँ पे 40 आ रहा है। अब चलते हैं हम अपने अगले यूनिट की तरफ। ये ठीक है, अब हम अपना अगला यूनिट देखते हैं, जो कि है हमारा रैम। तो ये कैसे होता है, रिलेटिव टू द फॉन्ट साइज ऑफ रूट एलिमेंट, फॉन्ट साइज स्पेसिंग लेआउट। तो इसमें क्या होता है, 1 रैम इक्वल टू होता है हमारा 16 पिक्सल। ये भी हमें याद रखना है। अब कैसे कर देख सकते हैं इसको हम देख सकते हैं। एक मैंने यहाँ पर रूट पर मैंने h1 एक हेडिंग लेता हूँ, यहाँ पर h1, और उस h1 में दिया मैंने, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, और उस h1 में दिया मैंने यहाँ पर फॉन्ट साइज, और यहाँ पर दिया मैंने फॉन्ट साइज इक्वल्स टू 10 पिक्सल। ठीक है, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा यहाँ पर 10 पिक्सल छोटा हो रहा है, तो मैं यहाँ पे दूंगा यहाँ पर। अब चाइल्ड बॉक्स में अगर मैं यहाँ पर इसका जो फॉन्ट साइज है, इसकी जो विड्थ है मैं पूरी कर देता हूँ यहाँ पे। अब इसका फॉन्ट साइज अगर मैं रैम दूंगा तो यहाँ पर क्या सेट होगा, 20 नहीं होगा इस टाइम पे, ये सेट हो जाएगा। ये जो रूट एलिमेंट है ना इस डिप के बाहर, उसको रेफर लेगा ये। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ इसका जो फॉन्ट साइज है चाइल्ड बॉक्स का 16 पिक्सल आपका सेट हो चुका है। रैम क्या करेगा, बेसिकली इसका रेफर लेगा, इस वाले पेरेंट एलिमेंट का, रूट एलिमेंट का, आउटसाइड द पेरेंट। तो ये तो हमारा इसका पेरेंट एलिमेंट हो गया इस डिप का, इस वाले डिप का जिसमें हम फॉन्ट साइज सेट कर रहे हैं अपने चाइल्ड बॉक्स में। इसका पेरेंट ये है, और ये रूट एलिमेंट का यहाँ पर रेफरेंस लेगा जब भी हम REM यूज़ कर रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पर मैं 16 कर देता हूँ इसको, और यहाँ पर मैं लिखूँगा
5 REM, तो यहाँ पे क्या होगा देख सकते हैं अभी। जैसे 5 REM दूंगा 16 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो जाएगा 80 पिक्सल्स, और 80 पिक्सल्स हमें यहाँ पर दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये REM वर्क करता है। और हमारे पास VH यूनिट होती है जो 1% व्यू पोर्ट हाइट लेती है और हाइट रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए यूज़ की जाती है। और इसके बाद 1 VH इक्वल्स टू 1%। हमें पूरे ब्राउज़र की विड्थ लेनी हो, जैसे पूरे कवर करनी हो ये, तो उसके लिए लेंगे 100 VH। और पूरे ब्राउज़र की हमें विड्थ लेनी होती है, तो यहाँ पर हम देंगे ऐसे 100 BW। तो हाइट के लिए पास करते हैं VH और विड्थ के लिए BW। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर मैं एक ही डिव रखता हूँ, यहाँ पर ये वाला। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर मैं एक डिव रखता हूँ बॉक्स 1 के नाम से, और बॉक्स 1 में मैं रखता हूँ यहाँ पर, मैं चाहता हूँ ये पूरी की पूरी हाइट और विद ऑक्यूपाई कर ले मेरा। यहाँ पर हमें देनी होगी हाइट देंगे हम VH में, और विद देंगे हम 100% भी दे सकते हैं या दे सकते हैं हम BW। तो ये पूरा का पूरा मेरा ऑक्यूपाई कर लेगा ब्राउज़र की विंडोज़ को। तो ब्राउज़र की जो विंडो है पूरी की पूरी ऑक्यूपाइड हो गई, ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम पास कर सकते हैं। और मैं अगर यहाँ पर रिस्पॉन्सिव करूँगा तो ये पूरा रिस्पॉन्सिव होता है। अगर मैं यहाँ पे करूँगा तब भी हाइट पूरी ले रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रेच हो जाएगा अपने को, जो भी विंडो का हमारा साइज़ होगा। तो ये डायनेमिक है और ये रिस्पॉन्सिव है, इसको हम रिस्पॉन्सिव बोल सकते हैं, क्योंकि ये अपने अकॉर्डिंग ब्राउज़र की विंडोज़ के अकॉर्डिंग अपने आप को स्ट्रेच कर रहा है। ठीक है, ये होता है हमारा BW और VH। तो हम बात करते हैं पोजीशन। तो पोजीशन CSS प्रॉपर्टी सेट टू हाउ एन एलिमेंट इज पोजीशन इन ए डॉक्यूमेंट। तो हमारे पास पोजीशन होती है स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, स्टिकी और फिक्स्ड। आगे चलते हैं पोजीशन इन CSS। तो इसमें देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट जो होती है हमारी स्टैटिक होती है। इसमें टॉप बॉटम राइट हमारे पास कुछ वो होते हैं प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके बेसिस पे हम किसी एलिमेंट को मूव कर सकते हैं, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। तो इसमें टॉप राइट बॉटम लेफ्ट जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी डजंट हैव नो इफेक्ट, तो इसको हम बाद में देखेंगे। रिलेटिव में वर्क करती है, और इसको हम इन दोनों को पहले हम चेकआउट करते हैं और देखते हैं प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड करके। तो मैं इसकी हाइट कर देता हूँ अभी के लिए 100 पिक्सल और 100 पिक्सल। ठीक है, और मैं इसकी पोजीशन देता हूँ यहाँ पर, जो कि डिफ़ॉल्ट ही होती है। पोजीशन यहाँ पर देंगे हम स्टैटिक। तो जैसे ही मैं इसको स्टैटिक दूंगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा टॉप से 550 पिक्सल नीचे आ जाएगी, तो ये रिफ्रेश करूँगा मैं तो कुछ भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसमें टॉप लेफ्ट राइट वर्क नहीं करता है। वो हमारी जो पोजीशन की प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव में वर्क करता है। अगर मैं जब रिलेटिव होगा और यहाँ पर मुझे रिलेटिव पास करना पड़ेगा ये सारी प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए। मैंने टॉप से 5 पिक्सल दिया हुआ, जैसे ही मैं रिफ्रेश मारूंगा तो ये टॉप से 5 पिक्सल खिसक गया। और इसे अगर मैं टॉप से यहाँ पे करता हूँ 100 पिक्सल खिसकाऊँगा तो ये यहाँ से 100 पिक्सल नीचे आ जाएगा। और मैं लेफ़्ट से दे सकता हूँ 100 पिक्सल, इसको मैं लेफ़्ट से दे सकता हूँ, ये लेफ़्ट से आ जाएगा। ठीक है, और बॉटम से अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूँगा, बॉटम से मैं अगर 0 पिक्सल रख दूँगा तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये हो जाएगा। और यहाँ पर मैं देता हूँ राइट से हो जाए, राइट से हमारा ले ले 5 पिक्सल्स, 50 पिक्सल देना चाहता हूँ, 50 पिक्सल दे ले राइट से। तो इस तरीके से ये वर्क करता है हमारा रिलेटिव प्रॉपर्टी। तो इसको अगर मैं यहाँ से यहाँ पर लिखूँ, कमेंट कर दूँ और राइट से लिखूँ मैं यहाँ पर, तब देख सकते हैं आप। इसको मैं यहाँ पे लिखूँ राइट से 100 पिक्सल, तो ये एलिमेंट ही गायब हो गया क्योंकि लेफ्ट में इसके पास स्पेस नहीं था। तो यहाँ से फिर इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं 100 पिक्सल लेफ्ट से और 100 पिक्सल राइट से।
इस तरीके से ये वर्क करेगा, ठीक है। और मैं राइट से अगर, ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अब मैं एक पेरेंट एलिमेंट को लेता हूँ, अब मैं एक पेरेंट एलिमेंट को लूँगा और उसमें करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर एक पेरेंट डिव है मेरे पास, एक ये तो हमारे पास चाइल्ड डिव था, उसको हटा देते हैं। यहाँ पे मैं 200 और पेरेंट बनाते हैं इस डिव को, यहाँ पर लेते हैं एक डिव, क्लास इक्वल टू चाइल्ड बॉक्स, यहाँ देते हैं उसको चाइल्ड, ठीक है। चाइल्ड देने के बाद जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको मैं पहले दिखाता हूँ कैसा आ रहा है। अभी इसकी मैंने हाइट बिट सेट नहीं करी है और इसकी मैं प्रॉपर्टी हटा देता हूँ अभी, पोजीशन की यहाँ पर देता हूँ मैं ग्रीन, यहाँ पर देता हूँ मैं इसको 100 पिक्सल और यहाँ पर भी मैं इसको 100 पिक्सल देता हूँ गाइस, ठीक है। अब ये हमारा डिव आ गया, तो यहाँ से मैं इसको लेफ्ट से खिसकाना चाहता हूँ थोड़ा, तो यहाँ पर मैं लेफ्ट से खिसकाऊंगा तो थोड़ा यहाँ से लेफ्ट से मैं देना चाहता हूँ लाइट सी 10 पिक्सल, तो ये कितना खिसकता है। तो उसके लिए हमें पहले यहाँ पे ऐड करनी होगी पोजीशन रिलेटिव। अब मैं देखता हूँ, ये देखिए यहाँ से खिसका, ऐसे ही मैं टॉप से दूंगा, टॉप से दूंगा 60 पिक्सल, देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये जो रिलेटिव रिलेटिव एलिमेंट हम पास करेंगे ये अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग खिसकता है, ना कि जो भी इसका पेरेंट होगा उसके अकॉर्डिंग। इससे पहले हमारे पास पेरेंट कोई भी नहीं था, तो उसका ये HTML इसका पेरेंट था, तो उसके अकॉर्डिंग रूट के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा था। अब इसका पेरेंट क्या हो गया, ये हो गया ये रेड वाला डिव, बॉक्स का तो डिव है, उसके अकॉर्डिंग ये मूव करेगा। तो ये होती है हमारी रिलेटिव प्रॉपर्टी। और अब हम देखने वाले हैं पोजीशन की प्रॉपर्टी है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी क्या करती है, पोजीशन रिलेटिव टू इस क्लोजेस्ट पोजिनेटेड एक्सेस्टर एंसेस्टर। एंसेस्टर क्या होता है, जो भी इसका पेरेंट होगा, नियरेस्ट पेरेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा, उसके अकॉर्डिंग इसको हम मूव करा सकते हैं, ठीक है। अब जो भी इसके पेरेंट में हमने मूव कराया था उसको मूव करा सकते हैं, और इसको यूज़ करने के लिए हमें जो इसका पेरेंट डिव है वहाँ पर एक पास करनी पड़ेगी रिलेटिव, और ये मूव फ्रॉम द फ्लो हो जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, अब बॉडी के अंदर मैं पोजीशन पास कर देता हूँ बॉडी के अंदर, और मैं 2D वो ले लेता हूँ यहाँ पर बॉक्स 1, यहाँ पर ले लेते हैं हम बॉक्स 2, यहाँ ले लेते हैं हम बॉक्स 3, यहाँ पर हम देते हैं 1, यहाँ देते हैं 3। और डिप के अंदर हम सभी डिप की हाइट विड्थ और मार्जिन डिफाइन कर देते हैं। डिस्प्ले दे देता हूँ मैं इसको इनलाइन ब्लॉक, और इनकी हाइट विड्थ रख देते हैं 200 यस, ठीक है। और ये हम सब हटा देते हैं अभी।
यहाँ पे बॉक्स 2 को देते हैं हम यहाँ पे ग्रीन, और बॉक्स 3 को देते हैं यहाँ पे हम ब्लू, और यहाँ पे मार्जिन दे देते हैं हम, मार्जिन 20 पिक्सल दे देते हैं ताकि हमें गैप दिखाई दे इनके बीच में। और यहाँ पर रेड रह गया आई थिंक एक, और बॉक्स 3 बॉक्स 2, यहाँ पर चेक करना पड़ेगा बॉक्स की क्लास 1 रहेगी, यहाँ पे बॉक्स 2 करते थे। अब देखिए इस तरीके से, अब हम इस वाले डिप को एब्सोल्यूट करना चाहते हैं। एब्सोल्यूट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, ग्रीन वाले डिप में हम पोजीशन पास करेंगे, पोजीशन यहाँ पर हम पास करेंगे एब्सोल्यूट, और जैसे हम एब्सोल्यूट पास कर देंगे तो देख सकते हैं आप ये कौन से वाले डिप में पास किया हमने पोजीशन एब्सोल्यूट, यहाँ पर पास किए, तो हमारा ब्लू वाला जो डिप है वहाँ पर हाइड हो गया। तो उसको शो करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जेड इंडेक्स। मैं चाहता हूँ जेड इंडेक्स इसका अगर मैं कर दूँ, यहाँ दे देता हूँ 2, एक सेकेंड, ये बॉक्स 2 था और इस पे हमने पोजीशन लगाई है हमने एब्सोल्यूट, और बॉडी पर हमने लगाई है यहाँ पर हमें लगानी पड़ेगी, सॉरी पोजीशन लगानी पड़ेगी रिलेटिव। अब देख सकते हैं अब वो हमारा आ जाना चाहिए। इसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं है लगता है, बैकग्राउंड कलर ब्लू। ठीक है गाइस, तो इसको हम जैसे ही पोजीशन ये अप्लाई कर रहे हैं, एक सेकंड रुकिए मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ। ये बॉक्स 2 में पोजीशन को भी हम कमेंट कर दें, ठीक है, ये अभी आने लग जाएगा। इसको अभी हम देखते हैं। तो ठीक है गाइस, सब हम देखने वाले। अब हम लगाते हैं यहाँ पर पोजीशन एब्सोल्यूट। सो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट में जैसे हम लगाएंगे तो आपको लगेगा कि हमारा बॉक्स 3 गायब हो गया, बट ऐसा नहीं है। बॉक्स 3 एक्चुअल में ओवरलैप हो चुका है बॉक्स 2 से। तो उसको आप देखना चाहते हैं तो उसको कैसे देखेंगे, तो उसके लिए हमें लिखना होगा यहाँ पर टॉप से हम देंगे, यहाँ पर टॉप से देंगे हम 100 पिक्सल्स दूंगा। अगर मैं यहाँ से तो हमारा बॉक्स 3 देख सकते हैं दिख रहा है, बट इसे 2 हमारे बॉक्स नंबर 2 ने वो इसको ओवरलैप कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से ये एब्सोल्यूट पोजीशन जो है हमारी वर्क करती है। और एक हम बना रहे हैं, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फिक्स प्रॉपर्टी, पोजीशन रिलेटिव टू द ब्राउजर रिमूव फ्रॉम द फ्लो। इसमें क्या होगा, बेसिकली अगर हम किसी एक डिप को फिक्स करना चाहते हैं स्क्रॉल करने पर भी, तो उसको हम फिक्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोजीशन प्रॉपर्टी फिक्स। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले हम कुछ डमी कंटेंट यहाँ पर ऐड करते हैं। यहाँ पर अपने यहाँ पर बॉक्स में ऐड करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम लोरेम इफ लोरेम मल्टीप्लाई 100। देखते हैं कितनी लाइन्स ये हमें रिटर्न करके देगा। अब उसको फिक्स प्रॉपर्टी जो हमारी यूज़ आती है, बेसिकली ये यूज़ आती है नैप बार बनाने में या फुटर बनाने में। तो फुटर के लिए हम लिखते हैं फुटर टैग ले लेते हैं, ठीक है, और फुटर के अंदर हम ले लेते हैं एक H1 हेडिंग ले लेते हैं। यहाँ पे H1 हेडिंग ले लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हम एंड कॉपीराइट का सिंबल, यहाँ पे लिख देते हैं हम
कोड विद वसीम। ठीक है, अब चलते हैं और फुटर को, जो हमारा फुटर है उसको हम बैकग्राउंड कलर देते हैं, एक हॉट पिंक दे देते हैं उसको हम, हॉट पिंक। जैसे हम रिफ्रेश करेंगे देख सकते हैं ये अभी हमारा बिल्कुल नीचे आ रहा है। अब हम चाहते हैं इसकी पोजीशन फिक्स हो जाए और ये कंटेंट जो भी स्क्रॉल कर रहे हैं उसके साथ ही स्क्रॉल ना हो, तो उस चीज़ से हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास होती है पोजीशन, पोजीशन फिक्स्ड। पोजीशन फिक्स हम पास कर देंगे और हम रिफ्रेश करेंगे, पोजीशन फिक्स पास कर देंगे और यहाँ पर एक चीज़ और पास करनी पड़ेगी, यहाँ पे हम पास कर देंगे बॉटम उसका ज़ीरो, ज़ीरो है हो जाए, यहाँ पर हमारा फुटर आने लग जाएगा। देख सकते हैं जब भी हम स्क्रॉल करेंगे, और इसको विद में दे देता हूँ एक बार, इसकी जो विद है, और मैं इसको विद दे देता हूँ 100%। ठीक है, आप देख सकते हैं, आप मेरा कंटेंट तो स्क्रॉल हो रहा है बट मेरा जो फुटर है वहीं के वहीं है। इस तरीके से वेबसाइट में हेडर फुटर को क्रिएट किया जाता है और नैप बार जो हमने क्रिएट किया था उनको स्टिक किया जाता है, उनको फोर्स किया जाता है कि वो एक ही पोजीशन पर है, पोजीशन को चेंज ना करें। इस तरीके से हम क्रिएट करते हैं। अब हम चलते हैं अपनी अगली पोजीशन की तरफ जो है स्टिकी, स्टिकी पोजीशन। स्टिकी पोजीशन क्या है, सेम है फिक्स की तरह, बट ये क्या करती है, बेस होती है यूज़र के स्क्रॉल पोजीशन पर। वो कैसे, चलिए उसको भी देखते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हम एक डिव ले लेते हैं, एक डिव मैं यहाँ से लूँगा और इस पैराग्राफ में आने के बाद यहाँ पेस्ट करूँगा। उसकी आईडी में रखूँगा box4 और box4। ठीक है, और यहाँ पे उसका हम कलर रख देंगे box4 का, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे शॉर्ट हैंड जो हमने सीख चुके हैं पहले की वीडियोज़ में। येलो कलर पास करूँगा, उसके लिए मैं शॉर्ट हैंड यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं 0 0, ये हमारा येलो कलर मिल जाएगा box4 का। ठीक है, ये box4 है। और यहाँ पे अगर मैं पोजीशन, जब भी मैं पोजीशन यहाँ पे पास करूँगा, पोजीशन देनी है मुझे स्टिकी। तो ये स्टिकी पोजीशन क्या करेगी बेसिकली, जैसे ही मेरा यूज़र स्क्रॉल करके यहाँ तक पहुँचेगा तो उसको ये स्टिक कर देगा, ये भी स्क्रॉल होना हमारा बंद हो जाएगा। यूज़र का स्क्रॉल बार, ये जो स्क्रॉल बार है, चलते हैं इसे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर चलते जाते हैं। एक सेकेंड, ये इसको हमें पी टैग से आई थिंक बाहर निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हम पी टैग क्लोज करते हैं टैग, और एक पी टैग को यहाँ पे ओपन कर दें। ठीक है, अब इसके बीच में हम डालते हैं ये स्टिकी, ये पी टैग यहाँ पे हुआ, यहाँ क्लोज हो गया, और यहाँ पर इस तरीके से वर्क करेगा। अब हम चलते हैं, अब हम आते हैं स्क्रॉल करके, एक सेकंड गाइस, तो इसको हमें देखना पड़ेगा ये स्टिकी क्यों नहीं वर्क कर रहा है। यहाँ पर ये एलिमेंट किसी के अंदर तो नहीं है, ये हमें पहले चेक करना पड़ेगा, किसी पी टैग के अंदर तो नहीं है। पहले एक बार डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट कर लेता हूँ, चेक करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं देखता हूँ एक बार स्टिकी पोजीशन को। गाइस, तो मैंने फाइंड किया है यहाँ पर, जैसे ही हमें एक प्रॉपर्टी और पास करनी होती है यहाँ पर, और यहाँ पर हमें पास करनी पड़ेगी, जैसे ही वो उसको टॉप 0 मिलेगा तो ये हमारा स्टिक हो जाएगा, ये भी स्टिकी पोजीशन वाला। और इसको हम पोजीशन के बाद दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है,
अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा एक बार। अब मैं स्क्रॉल करूँगा, जैसे ही मैं स्क्रॉल करूँगा यहाँ पर, ये देखिए हमारा बॉक्स 4 भी स्टिक हो गया। तो इस तरीके से हमारी स्टिकी पोजीशन वर्क करती है। और ये थी हमारी फिक्स पोजीशन, ये है हमारी स्टैटिक, ये है हमारी रिलेटिव पोजीशन, और ये हमारी है बॉक्स 2 में एब्सोल्यूट पोजीशन। चाहे तो इसको हम और भी कर सकते हैं, इसको और भी ज़्यादा मूव कर सकते हैं। हमारे बॉक्स 2 को कैसे मूव कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि लेफ़्ट से भाई जो है हमारा 100 पिक्सल, ये लेफ़्ट से मूव हो जाए। तो ये हमारा जो ये वाला जो है इस तरीके से यहाँ से करने लगेगा, इस तरीके से चलने लगेगा, ठीक है, इस तरीके से मूव होगा। अब हम चलते हैं। तो हमने सारी प्रॉपर्टी कवर की है। कोई भी क्वेश्चन हो गाइस आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये सारे के सारे नोट्स हमारे ब्लॉग पर अवेलेबल हो जाएंगे, और ब्लॉग की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और मैं आगे चलता हूँ। अगली पोजीशन है हमारी जेड इंडेक्स। तो इसमें क्या होता है, इट डिसाइड द स्टैक लेवल ऑफ एलिमेंट्स ओवरलैपिंग एलिमेंट्स विद a larger Z index cover those with a similar one। अब इसका क्या मतलब है, अब इसको समझते हैं। उसके लिए सबसे पहले देखिए हमारा ये बॉक्स था, हमने ये बॉक्स क्रिएट किया था बॉक्स 2, इसकी पोजीशन हमने एब्सोल्यूट दी थी। इसको यहाँ से मैं अभी हटा देता हूँ। इसने क्या किया था, हमारे बॉक्स 3 को छुपा दिया था, हाइड कर दिया था, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला एलिमेंट तो हाइड हो जाए, बट मेरा ब्लू वाला इसके ऊपर दिखे, इसको ओवरलैप ना, बॉक्स 3 इसको ओवरलैप करे। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, बॉक्स 3 इसको ओवरलैप करने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं जेड इंडेक्स, यहाँ पास करेंगे 1। जैसे हम 1 पास करेंगे, एक सेकेंड, इस तरीके से पास करना होता है हमें। अब यहाँ पे जेड इंडेक्स हमारा 1 हो गया, और यहाँ पर हम पास कर सकते हैं 100। और यहाँ पर इसको हम दे सकते हैं यहाँ से टॉप से, हमने दे दिया यहाँ से टॉप से 100 पिक्सल। देख सकते हैं। तो गाइज हमारा ब्लू वाला एलिमेंट अब इसके ऊपर आ रहा है। अब इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो एक प्रॉपर्टी के बारे में और बात कर रहा था, वो हम देख लेते हैं। तो हम जेड इंडेक्स यहाँ भी पास कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये वाला दोबारा ओवरलैप कर जाए, तो इसको हम बॉक्स 3 से बड़ा जेड इंडेक्स यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, और इसके टॉप को हम कमेंट कर देते हैं। ये पूरा का पूरा क्या करेगा, इसको ओवरलैप कर देगा इस तरीके से। अब हमने पढ़ा था जैसे बचपन में, देखा होगा आपने कैसे बॉक्स बनाते हैं, जेड इंडेक्स कैसे वर्क करता है। एक बॉक्स ऐसे होता है हमारे पास, एक बॉक्स ऐसे होता है। इस तरह की ओवरलैपिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेड इंडेक्स। इसमें क्या होता है, हमारा एक वाई एक्सेस होता है और एक्स एक्सेस होता है, और इस तरीके से ये जो एरो जाता है, यहाँ पर जो डिग्री बनती है हमारी 45, और यहाँ पे जो बनती है 90, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है हमारी बैकग्राउंड इमेज। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू किसी भी डिव में हम एक बैकग्राउंड इमेज को ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक ही डिव रहने देता हूँ, बाकी सब हटा देता हूँ। और मैं इसको ब्लॉक भी हटा देता हूँ। और मैं इन सबको भी हटा देता हूँ, और मैं यहाँ पे रहने देता हूँ बैकग्राउंड जो कलर है, बैकग्राउंड कलर की जगह हम यहाँ पे डालते हैं बैकग्राउंड इमेज। तो बैकग्राउंड इमेज का सिंटेक्स क्या है, इसमें हमें यूज़ टू सेट एन इमेज एज ए बैकग्राउंड, किसी डिव के बैकग्राउंड में एक इमेज सेट करते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं। इस तरीके से देते हैं कि यूआरएल को हम एक फंक्शन कॉल करते हैं यूआरएल, और उसमें इमेज का नाम पास करते हैं डबल कोट्स के अंदर।
ठीक है, तो उसमें हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम पास करेंगे URL फंक्शन और डुअल कोट्स में यहाँ पास करूँगा मैं असेट्स। मेरे पास एक ऑलरेडी एक फोल्डर है असेट जिसके अंदर मैंने इमेज यूज़ कर रखी है, यहाँ पर देख रहे हैं ये large.jpg के नाम से मैंने इमेज यूज़ कर रखी है इस मेल के नाम से। तो मैं यहाँ पर जो यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा स्मॉल वाली small.jpg, और मैं इसकी हाइट को थोड़ा बढ़ाने वाला हूँ 700 पिक्सल, और इसकी जो विद है इसको मैं करने वाला हूँ 800 पिक्सल। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये इमेज देख रहे हैं कि ये इमेज मेरी रिपीट हो रही है। ठीक है, अब हमारे पास होता है इसके पास बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ऑटो कवर कंटेंट। तो मोस्टली केसेस में जो हम यूज़ करते हैं वो कवर ही यूज़ करते हैं, तो कवर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं देख सकते हैं, और यहाँ पे ऑटो होती है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको कवर कर दूंगा, यहाँ पे जाएंगे बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पे मैंने कर दी इसको कवर। तो कवर पर आप देख सकते हैं जैसे मैं कवर कर दूंगा इस तरीके से आएगी। अब मैं इसको क्या करूँगा, कंटेंट करूँगा, तो ये सेम ही लग रही है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है, हम आगे चलते हैं उसको देखते हैं। हमारे पास होता है बैकग्राउंड रिपीट। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, रिपीट, और इसको हमें बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ करना होता है, तो हमें पास करना होता है नो रिपीट। तो ये देख सकते हैं ये हमारी जो इमेज है ये रिपीट हो रही है, 4 टाइम्स आ रही है, जबकि इसको इतना आना चाहिए था, सिर्फ इतना आना चाहिए, यहाँ तक आना चाहिए। मेरा माउस का पॉइंटर देख सकते हैं आप, अगर मैं जूम इन करूँ इसको सिर्फ यहाँ तक आना चाहिए था, ये यहाँ तक ये नहीं आ रही है, इसलिए ये वर्क नहीं कर रहा था। उसको हम क्या करते हैं, इसको हम देते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड रिपीट को हम यहाँ पे लिखेंगे नो रिपीट, कि कोई भी रिपीट ना करे इमेज को। इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ डिप की मैं एक्चुअल हाइट फिट पता करने के लिए। यहाँ पर मैं बैकग्राउंड इसका कलर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर देता हूँ मैं इसका रेड। ये देखिए हमारी इमेज रिपीट तो नहीं हो रही है, बट ये इस पे यहाँ पे पूरे डिप को कवर नहीं कर रही है। कवर करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, हम यहाँ पे लिखते हैं उसको कवर। तो जहाँ तक ट्राई हो सकेगा इसे कवर करने का ट्राई करेगा कवर प्रॉपर्टी देने के बाद। ठीक है, अब ये इमेज हमारी कुछ ज़्यादा ही छोटी है, तो मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ अपनी मीडियम.jpg जो मेरी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है इस फोल्डर में। ठीक है, ये देखिए जहाँ तक ये कवर कर सकता था वहाँ तक कवर करने का इसने ट्राई करा। अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ और इसको मैं देखूँ तो ये होता है हमारे पास। ठीक है, और इसका मैं अच्छे से एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज इन CSS MDN पे चलते हैं। और एक साइड को और रेफर ले सकते हैं हम, और यहाँ पे भी यहाँ पर जाकर भी और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरीके से ये इमेज यहाँ पर आ रही है। ठीक है, और मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि ये इमेज रिपीट हो रही है। अगर मैं इसको प्ले करने चलूँ, यहाँ पर आप इसके सिंटेक्स दे सकते हैं। अगर हम प्ले करें इसको, यहाँ से हम प्ले कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर हम सारी प्रॉपर्टी को इसको सेट कर सकते हैं।
यहाँ पर हम दे सकते हैं, इसमें बैकग्राउंड इमेज नन है, जिसमें ये आ रहा है। यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं बैकग्राउंड हाइफन रिपीट, उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर नो रिपीट। देख सकते हैं हम डिफरेंस, ये इमेज रिपीट नहीं हो रही है अब। और अगर मैं इसको हटा दूंगा और इसको रन करूंगा तो ये आ रहा है, और इसको सेव करने के बाद जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पर इस तरीके से आती है, रिपीट इमेज रिपीट नहीं होती है। तो इस तरीके से हम सारी की ये इमेज की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं एक डिफ के अंदर। यहाँ से अगर हम ये पास करेंगे तो इन प्रॉपर्टी को ट्राई कर सकते हैं। तो एक्स से रिपीट होगी, वाई से रिपीट होगी, यहाँ से एक्स से रिपीट होगी, ये स्पेस है, ये राउंड है, तो इनको भी हम ट्राई करते हैं। स्पेस और राउंड को हम ट्राई कर लेते हैं एक बार। अगर मैं यहाँ पर कवर और यहाँ पर मैं स्मॉल इमेज देता हूँ अपनी, तो मेरी स्मॉल वाली है, पहले वाली, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर दूंगा बैकग्राउंड रिपीट और यहाँ पर मैं कवर देता हूँ बैकग्राउंड, सॉरी यहाँ पर मुझे देना चाहिए था बैकग्राउंड साइज कवर, और अब मैं इसको दिखाऊंगा तो अब ये रिपीट होगी इमेज, देखो ये रिपीट हो गई पूरी इमेज मेरी, यहाँ पे कवर हो गई बैकग्राउंड साइज कवर। और मैं चाहता हूँ कि ये इमेज मेरी रिपीट ना हो, तो यहाँ पे हम लिखते हैं नो रिपीट, इस तरीके से। और बैकग्राउंड कवर को हम कमेंट करते हैं और इसे भी कमेंट करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा होगा क्या, इस तरीके से रिपीट होने लग जाएगी। इस तरीके से रिपीट होती है, तो रिपीट को स्टॉप करने के लिए हम यूज़ करते हैं बैकग्राउंड नो रिपीट। और अगर हम इसमें बैकग्राउंड साइज में यहाँ पर कंटेंट करने का ट्राई करेंगे, कवर करने की जगह हम कंटेंट करें, कंटेंट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगी, पूरी विथ को कंटेंट कर लेगी और यहाँ पे स्पेस रह जाएगा। अब हमारे पास और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, एक स्पेस है, एक राउंड को देख लेते हैं। तो स्पेस क्या करेगा, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ अभी। पहले राउंड को देख लेते हैं। राउंड क्या करेगा, पूरा का पूरा कवर करने का ट्राई करेगा रिपीट के साथ। और इसमें जो पिक्सल्स होते हैं, जैसा कि हमें यहाँ पे मेंशन कर रखा था, बैकग्राउंड इमेज रिपीट्स स्केल्स इफ नीडेड फिट दैट एग्जैक्टली एरिया अवॉइडिंग द एनी क्रॉपिंग। विदाउट क्रॉपिंग के ये इमेज को कवर कर लेगा। रिपीट में क्या होता है, बैकग्राउंड इमेज रिपीट हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। रिपीट एक्स में क्या होगा, इस तरीके से सॉरी ये इस तरीके से रिपीट होगी, रिपीट वाई में इस तरीके से रिपीट होगी, नो रिपीट में जीरो रिपीटिशन होगी। और स्पेस में क्या होगा, स्पेस के साथ बैकग्राउंड इमेज रिपीट्स एज मच एज पॉसिबल विदाउट क्रॉपिंग विद इवन स्पेसिंग बिटवीन रिपीटिशन। तो स्पेस में हमारी रिपीटिशन आएंगी, वो कैसे होंगी उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम स्पेस देंगे और हम जैसे रिफ्रेश करेंगे तो इस तरीके से फिर ये रिपीट होगी। यहाँ बीच में स्पेस, खाली जो स्पेस है ये स्पेस आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे बैकग्राउंड इमेज वर्क करती है। और हम चाहें तो साइज में हम यहाँ पर इस तरीके से भी पास कर सकते हैं। सबसे पहले हम पास करते हैं नो रिपीट, इसकी हाइट और विड्थ भी हम सेट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि एक इमेज ना बैकग्राउंड में डिफ के इमेज तो देखिए, छोटे से पोर्शन पर दिखे, तो 100 पिक्सल और 100 पिक्सल इस तरीके से अगर हम करेंगे तो इसकी इमेज की एक सेकेंड, यहाँ पर ये 40 से हाइट सेट कर देगा। इस तरीके से बैकग्राउंड साइज में अपने न्यूमेरिक भी पास कर सकते हैं, जो हमने यहाँ देखी थी। और इसी तरीके से हम यहाँ पर ये भी पास कर सकते हैं 50-50%, 50% और यहाँ भी 50% हम पास कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर पास कर सकते हैं 50% इस पूरे के डिप के जो विड्थ का 50% लेगी और हाइट का 50% लेगी। इस तरीके से अपने आप को ये एडजस्ट कर लेगी, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था
परसेंट यूनिट के बारे में। तो हम चलते हैं आगे। तो हम देखते हैं हम CSS वेरिएबल्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और इन्हें क्या और भी बोल सकते हैं हम, कस्टम प्रॉपर्टीज, जो यहाँ पर लिखा है। तो CSS वेरिएबल्स ऑल्सो नोन एज कस्टम प्रॉपर्टीज अलाउड टू स्टोर वैल्यूज दैट can be used throughout your CSS. They are partially useful for managing style across a project, making easier to maintain and update them. तो हमें क्या कर रहे हैं कि हम जब भी रेड कलर लेना है तो बार बार हम रेड कलर लिख रहे हैं, फॉन्ट साइज लेना फॉन्ट साइज को रिपीट कर रहे हैं। उन सारी चीज़ों को हम एक सेपरेट फाइल में रख सकते हैं। और CSS को वेरिएबल्स को डिफाइन करने का सिंटेक्स क्या होता है, ऐसे लिखते हैं हम रूट और डबल अंडरस्कोर के साथ CSS वेरिएबल का हम नाम लिखते हैं और वैल्यू होती है। जैसे ये वेरिएबल लिखे हैं हमने प्राइमरी कलर, फॉन्ट साइज, और इसको हमें जहाँ भी यूज़ करना होगा इस तरीके से वेर और वेरिएबल का नाम देके हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम देखने वाले हैं हम दूसरी फाइल में CSS को कैसे इंपोर्ट करेंगे। तो ये हमारी कलर डॉट CSS की फाइल है जिसका पाथ देंगे हम, और इस तरीके से हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे अपनी स्टाइल डॉट CSS के अंदर। ठीक है, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं, और जो भी हमारा रेस्ट ऑफ द CSS कोड है वो इस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल देखते हैं, एक बनाते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं प्राइमरी कलर के नाम से। सबसे पहले हम एक फाइल बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं हम कलर्स डॉट CSS, और उसके बाद से रूट पे मूव करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम कॉलिन रूट, और यहाँ पे लिखते हैं हम प्राइमरी हाइफन कलर, यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैड की RGB वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं। इस फाइल को मुझे स्टाइल डॉट CSS में यूज़ करना है, तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम ये लिखेंगे यहाँ पे @import, यहाँ पे लिखेंगे हम कलर डॉट CSS। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था, बट यहाँ पे URL फंक्शन हमें स्टार्टिंग में पास करना होता है। उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे URL import URL कलर डॉट CSS। अब मैं उसका वेरिएबल यूज़ करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे लिखना होगा वेर, जो हमने रेड वेरिएबल बनाया था अपना, यहाँ पे लिखेंगे प्राइमरी कलर, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा ये, और यहाँ पर हम चलेंगे और सेम मेरे पे रेड बैकग्राउंड आएगा। तो इस तरीके से हम CSS में वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं और एक CSS फाइल दूसरी CSS फाइल में इंपोर्ट कर सकते हैं। चलते हैं अपने आगे, जो कि हमारी एक्सरसाइज। तो हम एक गिव बनाना है, क्रिएटिंग द फॉलोइंग लेआउट यूजिंग HTML, गिव द div a height with name some background image। ओके, तो आई थिंक जो हमने ऑलरेडी डिव बना रखा है, तो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। इसकी बस हाइट विड्थ हम सेट कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी हाइट विड्थ सेट करने के लिए हम यहाँ पर चलते हैं स्टाइल डॉट CSS में, और इसका हम हाइट विड्थ दे देते हैं 6, आई थिंक 500 थी ये, और इसकी विड्थ दे देते हैं हम 600 पिक्सल्स। ठीक है, और देखते हैं इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है कि यूज़ अप्रोप्रिएट पोजीशन प्रॉपर्टी टू मूव एलिमेंट टू प्लेस इट द राइट एंड ऑफ द पेज। दिस should not move to the even on scroll। तो इसके लिए हमें क्या यूज़ करना है, तो इसके लिए हम चलेंगे यहाँ पे बॉडी में हमारी पोजीशन रिलेटिव लगेगी, यहाँ पर हम देंगे इसकी बॉटम से हम देंगे 0 और राइट से भी हम देंगे 0, और इसको हम थोड़ा और छोटा कर लेंगे 100 पिक्सल 100 पिक्सल। ठीक है, और पोजीशन देंगे हम इसकी, तो स्क्रॉल पे मूव नहीं होनी चाहिए पोजीशन, तो इसको हम देंगे पोजीशन फिक्स्ड।
तरीके से। तो हम स्क्रॉल भी करेंगे तो ये हमारा कंटेंट यहीं का यहीं रहेगा। ठीक है, ये हमारा ये पहला क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद हमें क्या करना है कि क्रिएट ए कलर डॉट सी एस एस फाइल, assign primary color variable and import this file in style.css and create h1 tag, set color using primary color। ओके, तो इसमें हमें क्या करना है कि एक h1 की हमें हेडिंग बनानी है। यहाँ पर लिखते हैं हम हेडिंग, और हमने कलर डॉट सी एस एस की फाइल बना रही है और उसमें प्राइमरी कलर को हमने डिफाइन कर दिया है, और उसी प्राइमरी कलर को हमें h1 के अंदर यूज़ करना है। सिंपल करते हैं, हमें इसका जो कलर है वेर प्राइमरी कलर हम पास कर देंगे तो ये भी हमारी हो जाएगी। हम रिफ्रेश करेंगे तो ये भी हमारा हो गया। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मैं आशा करता हूँ गाइस, तो ये था आज की वीडियो में हमारा टॉपिक जो हमने डिस्कस किया। तो मैं आशा करता हूँ गाइस आपको हमारे ट्यूटोरियल्स पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको हमारे ट्यूटोरियल्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। और आने वाली वीडियोस में हम जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल्स भी लेकर आने वाले हैं, और उसके बाद आप चाहेंगे तो PHP या फिर हम रिएक्ट जेएसपी भी लेकर आने वाले हैं। फुल स्टैक डेवलपर का ये मैंने चैनल बनाया है और मैं अपनी नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ। और उसके बाद हम इसके बाद हमारी एक वीडियो और रहती है। वैसे तो हमने प्लान किया था कि 3 वीडियो में CSS को ख़त्म करेंगे और 12 वीडियो में ख़त्म करेंगे, बट मैंने सोचा कि हम जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का ट्राई करते हैं कि बहुत सारा कंटेंट लाना है। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो CSS की आएगी उसमें CSS की वीडियो सारी प्लेलिस्ट जो है हमारी ख़त्म हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू गाइस, बाय बाय। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।